हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में देखा था वर्क एनर्जी थ्योरम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी आपको क्लास 11th के साथ साथ क्लास 12th में भी पढ़ने को मिलेंगे। ओके, तो याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को पहले समझेंगे, अच्छे से जानेंगे। ओके, कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या चीज है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बच्चों, वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? मैकेनिकल एनर्जी का। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट होता है। सर, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? बच्चों, हमने पहले बता रखा है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। वैसे हम फिर से मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ाएंगे जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाएंगे। ओके, चलिए। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, यानी कि टोटल जो एनर्जी होता है, वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है क्या? इसलिए हमने यहाँ पे देखा कि लिखा पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारा, वो टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी का एक पार्ट होता है। ओके, ठीक है, हमने समझ लिया, हमने मान लिया पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है। सेकंड, जितने भी यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस को डील करने के लिए यही सारे पॉइंट आपको काम करेगा। सेकंड, इट इज अ हिडन एनर्जी which can converted into kinetic energy। याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी एक हिडन एनर्जी होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला एक हिडन एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला एक हिडन एनर्जी होती है। ओके, चलिए। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रिलेटिव पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि फर्स्ट टाइम हमारे पास एक ऐसी एनर्जी आई है जो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। किस पे? पोजीशन पे और कॉन्फ़िगरेशन पे। यानी एक ऐसी एनर्जी जो पोजीशन चेंज करने से चेंज हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से चेंज हो जाएगा, वैसे एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में काउंट करते हैं। याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारा रिलेटिव पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स। याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी इंडिविजुअल बॉडी के लिए डिफाइंड नहीं किया जाता। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी इंडिविजुअल अकेला ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड नहीं किया जाता। जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड किया जाता है, वो एक सिस्टम के लिए डिफाइंड किया जाता है और उस सिस्टम में दो और दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ओके, क्लियर है क्या? ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी का एक सिंगल वैल्यू हैज नो सिग्निफिकेंस, कोई महत्व नहीं होता। ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स हैड सिग्निफिकेंस। यानी कि इससे पहले वाले पॉइंट पे जरा फोकस कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स। पोटेंशियल एनर्जी दो या दो से अधिक पार्टिकल पे डिपेंड करता हूं, क्योंकि एक सिस्टम के लिए डिफाइंड किया जाता। इससे ऊपर देखिए, पोजीशंस के बारे में लिखा जा रहा होगा कि पोजीशन पे डिपेंड करता। ठीक है क्या? तो किसी बॉडी का एक किसी पार्टिकुलर पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगा। याद रखिएगा, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा एब्सोल्यूट होता है और एब्सोल्यूट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स हैड सिग्निफिकेंस। यानी एक चीज तो क्लियर हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का सिग्निफिकेंस होता है कि अगर एक पॉइंट ये है तो दूसरा पॉइंट अगर ये है तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे अगर जा रहा है
तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हुआ, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी U1, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी U2, ये हमारा सिग्निफिकेंस होगा, ना कि इंडिविजुअल हमारा U1 या इंडिविजुअल हमारा U2। क्लियर है क्या? चलिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हैज नो सिग्निफिकेंस। किसी पार्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको सिग्निफिकेंस बनाना है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू कंसीडर अ रेफरेंस पॉइंट। एक हम रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। जिस तरीके से काइनेमेटिक्स में हम मोशन को स्टडी करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज किया करते थे, जहां पे ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे होता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता था तो वो इनर्शियल फ्रेम में था। अगर ऑब्जर्वर हमारा एक्सीलरेटिंग फ्रेम में आ जाएगा तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जाया करता था। याद होगा आप लोगों को, याद है ना? तो मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर नीड पड़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करने के लिए हमें भी एक रेफरेंस पॉइंट की नीड होता है कि कहां से आप पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि कहां से आप पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर रहे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे 0 हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, नोट में कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है। फॉर अर्थ ब्लॉक सिस्टम रेफरेंस पॉइंट इज एज्यूम एट सरफेस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ ब्लॉक, जैसे ये सपोर्टेड, ये हमारा जो हाथ हुआ ये हमारा अर्थ हो गया और ये हमारा ब्लॉक, तो अर्थ ब्लॉक सिस्टम में सरफेस ऑफ अर्थ को आप रेफरेंस पॉइंट काउंट कीजिएगा और रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 होता है। याद रखिएगा। इन केस ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के केस में, जैसे ये हमारा स्प्रिंग हो गया और ये हमारा ब्लॉक हो गया, ठीक है क्या? तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के केस में अगर हमारा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो वही हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। ओके, नेचुरल लेंथ यानी कि स्प्रिंग में किसी भी टाइप का इलॉन्गेशन और कंप्रेशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या कहता है? ओनली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैन चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए और हमारा कोई भी फोर्स यहां पे यूज नहीं होंगे। पोटेंशियल एनर्जी के लिए केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स होने चाहिए। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो रहा है तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने आपको लिए लिखा था। फिर से एक बार हम इसे क्या करें, कंक्लूजन, इस सारे को हम एक कंक्लूजन छोटे से फॉर्म में डाल देते हैं आपके लिए। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड करता है, हिडन एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला होता है। पोटेंशियल एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का सिग्निफिकेंस होता। पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस पॉइंट की नीड होता। एट रेफरेंस पॉइंट हमारा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होता है, ठीक है क्या? और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स पे डिपेंड करता है। किस पे? कंजर्वेटिव फोर्स पे। तो ओनली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैन चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है क्या? केवल हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दे सकता है और कोई फोर्स नहीं दे सकता। यहां तक क्लियर है? चलो तो आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम जनरल फॉर्म की बात करेंगे, ओके? फिर हम स्पेसिफिक टॉपिक की ओर मूव करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्पेसिफिक टॉपिक की ओर हम लास्ट में मूव करेंगे। अभी हम जनरल टॉपिक पे बात करेंगे यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंबल होता है वो यू होता है, और यहाँ पे चेंज है तो यहाँ पे डेल्टा यू। क्लियर है? चलिए, बहुत ही सिंपल है। कहता क्या है, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है क्या, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी जब बॉडी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा, तो वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे वो नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होंगे। यानी कि हमारे पास डेल्टा यू जो हो जाएगा हमारे पास माइनस में डब्ल्यू सी हो जाएगा। यानी कि सपोज दैट कोई भी बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, और इसे हम यहाँ पे मूव करके लाते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो यहाँ का हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी U1 होगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी U2 होगा। तो यहां से यहाँ गया तो पोजीशन में चेंज हुआ, तो पोजीशन में चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कोई और फोर्स के द्वारा नहीं होगा, केवल कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर वर्क हो रहा होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, यहाँ पे इंटरनल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। जब भी होंगे तब कंजर्वेटिव फोर्स ही होंगे, यानी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा ही पॉइंट ए से पॉइंट बी पर बॉडी को ले जाया जा रहा होगा। तो पोजीशन में चेंज हुआ तो फर्स्ट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी U1, सेकंड में U2, यानी पोजीशन के कारण जो एनर्जी आती है। अब जैसे कोई बच्चा अगर कोई छत पे, ठीक है ना, सीलिंग पे खेल रहा हो, तो जब सीलिंग पे खेल रहा हो और उसको बाउंड्री किया हुआ नहीं होता है छत पे, तो बच्चे को गिरने का डर रहता है ना। हम लोग देखते हैं ना भाई कि बच्चा कहीं गिर ना जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे जब वो ऊपर है ना तो ग्राउंड से एक हाइट पे आ गया, ग्राउंड और सीलिंग के बीच ये ग्राउंड हुआ और यहाँ पे एक सीलिंग हुआ, और यहाँ पे कोई नन्हे मुन्ने बच्चे अगर खेल रहे हैं, इवन हम कोई भी हो सकता है, तो इसे नीचे गिरने की डर होता है कि नहीं होता? हाँ सर होता है। तो क्यों डर है? क्योंकि इसके पास एक हिडन एनर्जी है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोजीशन में चेंज। या ये ग्राउंड हुआ, ये हमारा ग्राउंड हो गया, और ये हमारा सीलिंग हो गया। तो सीलिंग और ग्राउंड के बीच में कुछ हाइट यानी कि पोजीशन हुआ, और पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। हमने पहले ही बताया कि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो माइनस डब्ल्यू सी के इक्वल होगा, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक? यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए केवल हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। चलिए, तो यहां से हमारे पास जो डब्ल्यू सी है ये हमारा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। चलिए, ये था हमारे पास। अब यहां पे देखिएगा कि इफ हमारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है क्या? अगर हमारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि डेल्टा यू जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव होगा तो बताइए चेंज पॉजिटिव कब होता है? चेंज पॉजिटिव कब होता है? जब फाइनल वैल्यू ज्यादा और इनिशियल वैल्यू छोटा हो जाएगा, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना चेंज का मतलब। तो फाइनल वैल्यू की वैल्यू ज्यादा होगा और इनिशियल वैल्यू की वैल्यू कम होगा, तभी तो हमारा चेंज पॉजिटिव होगा।
मींस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो ज्यादा होगा और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। अगर हमारे पास वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव हो गया, ठीक है क्या, अगर हमारा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क पॉजिटिव हो गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव होने के लिए चेंज नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि चेंज नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी छोटा होगा और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बड़ा होगा। क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है? चलिए तो आगे चलते हैं। यहां पे देखिएगा डेल्टा यू इक्वल टू माइनस में डब्ल्यू सी, ठीक है क्या, इफ फोर्स यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स हमारा कांस्टेंट हो, फोर्स हमारा क्या हो, कांस्टेंट, तब डेल्टा यू इक्वल टू माइनस में एफ डॉट डेल्टा आर। क्लियर है क्या, एफ डॉट डेल्टा आर, क्लियर है। और अगर हमारे पास इफ फोर्स वेरिएबल हो, अगर हमारा फोर्स वेरिएबल हो तो डेल्टा यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। क्लियर है, याद रखिएगा फॉर्मूला, अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो ये यूज करेंगे, वेरिएबल फोर्स हो तो ये यूज करेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है ना आप दोनों केस में यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट के केस में भी और वेरिएबल के केस में भी। ओके क्लियर है, चलिए इस पे क्वेश्चंस बनाते हैं बहुत सारे। अब याद रखिएगा, याद ये रखना है आपको कि अगर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स पे काउंट किया जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हुआ और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में आ जाता है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू किया गया वर्क, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क। ठीक है क्या, असम में नेगेटिव वर्क ऐड कर लेंगे, खत्म कहानी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है क्या, एफ सी, हमारे पास 2xi कैप, ठीक है क्या, ये हमारा फोर्स है। फाइंड द चेंज इन potential energy between x initial of 1 to x final 2। ठीक है क्या, बहुत ही सिंपल है, आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है और फोर्स आपको दिया जा रहा है। फोर्स जो है हमारा वो है 2x और ये कंजर्वेटिव फोर्स के साथ साथ ये वेरिएबल फोर्स है। ठीक है क्या, ये कंजर्वेटिव फोर्स ऑलरेडी है, कंजर्वेटिव फोर्स है भी या नहीं आप इसे चेक कर सकते हो, है ना, इसे चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए हमने आपको प्रोसेस बताया था। तो F इक्वल टू 2x जो कि वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल है तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ F इंटू dx, राइट। चलिए तो डेल्टा यू माइनस में F का वैल्यू कितना है 2xi कैप, और dx क्या होता है, dx हमारे पास होता है dx इंटू में i कैप, अगर इस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो, है ना। चलिए ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, i डॉट आई 1 हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस में 2x dx, और ये x कहां से कहां वेरी कर रहे हो 1 to 2, तो 1 to 2, ठीक। तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस में 2,
आप डायरेक्ट लिख सकते थे 2x इंटू डी एक्स। ओके, चलिए, तो यहां से हमारे पास किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हमें मालूम है ना कि वेक्टर ए लिखने के लिए a इंटू ए कैप लिखा जाता, तो वही तो हमने किया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, चलिए, तो -2 यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई में 2, 1 से 2। ठीक है, चलिए, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, यानी कि माइनस में 3 जूल। कितना जूल? माइनस में 3 जूल, यानी कि -3 जूल का चेंज लाएगा जब हमारा 2x फोर्स एक्ट हो रहा होगा और 1 से 2 पे बॉडी मूव कर रहा होगा। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में हम मॉडिफाई ये करते हैं कि फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है और हमारा ये 2x ही है। ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट x इनिशियल 1 पे इज 10 जूल। कितना जूल? 10 जूल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट x1 इज 10 जूल, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 10 जूल है। फाइंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट 2 मीटर। ठीक है क्या? चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें मालूम है कि डेल्टा यू इक्वल टू माइनस में एफ इंटू डी एक्स होता है। ठीक है, चलिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस में एफ का वैल्यू 2x और इंटू में dx हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिए 2x और dx, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा u इनिशियल का वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10 माइनस में 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय में 2 और लिमिट हो जाएगा 1 से 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u फाइनल इक्वल टू -10, उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 और प्लस में 10, u फाइनल हमारे पास हो जाएगा -3 + 10 इक्वल टू प्लस में 7 जूल आंसर। यानी कि यहाँ पे कितना जूल आंसर आ रहा है? 7 जूल आंसर आ रहा है। ठीक है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो फोर्स है हमारा वो है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस बाई जे कैप जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है क्या? ये हमारा फोर्स है। ठीक, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास वो 15 जूल है एट 0,1,1। ठीक है, 0,1,1 पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 15 जूल है। फाइंड द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट 1,3,3। ठीक है क्या? चलिए, ऐसा करते इसे 2 कर लेते हैं। इसे 2 कर लेते हैं, 2,3,3। यहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल है। फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है,
जी सर, फोर्स वेरिएबल है। जब फोर्स वेरिएबल है तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स। बट यहाँ पे जो फोर्स है वो 3D में है, तो 3D में है तो हमारे पास जो पोजीशन जाएगा वो भी 3 डायमेंशनल वाला जाएगा, है ना, यानी कि डी आर डेल्टा यू माइनस में एफ डॉट डी आर। ठीक है, चलिए डेल्टा यू माइनस में आपको क्या करना है, आपको देखिएगा वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क हमने निकालना सिखाया था आपको। एक्स एक्सिस का वर्क, वाई एक्सिस का वर्क और जेड एक्सिस का वर्क, सभी एक्सिस का वर्क को फाइंड आउट करके ऐड कर दीजिए, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए, ये भी होता है। या फिर आपको क्या करना है, फोर्स का वैल्यू जो है पुट कीजिए। फोर्स का वैल्यू कितना हमारे पास, एक्स स्क्वायर आई कैप, फिर हमारा बाई जे कैप जेड स्क्वायर के कैप, राइट, बीच में डॉट तो डॉट लगाएंगे, डी आर। कार्टेशियन फॉर्म में डी आर का वैल्यू हमने क्या बताया था, डी एक्स आई कैप डी बाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप। ठीक है, चलिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू इनिशियल का वैल्यू हमारे पास 15 है, माइनस में आपको क्या करना है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, राइट। चलिए तो यहां से हमारे पास इस फॉर्म में हम क्यों लाए डी आर को, इसलिए क्योंकि हमारे पास आर का मतलब होता है एक्स वाई जेड सभी। हमने बताया था कि एक्स वाई जेड तीनों होता है तो वो आर होता है, अगर डी आ गया तो डी सब में लगा दीजिए, डिफरेंशियल फॉर्म। अब आई को आई के साथ तो एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, प्लस में बाई डी वाई हो जाएगा। ठीक है क्या, फिर हमारे पास हो जाएगा क्या, जेड स्क्वायर डी जेड। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलिए u फाइनल माइनस में 15। आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब आई में 3 हो जाएगा, और x का लिमिट कहां से कहां जा रहा है, 0 से 2, तो 0 से 2। ठीक है, चलिए फिर प्लस में बाई डी वाई, तो बाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन तो सबका चलेगा ना, तो इंटीग्रेशन बाई का हो जाएगा बाई स्क्वायर बाई में 2, इसकी इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 3, तो 1 से 3। फिर प्लस में जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड क्यू बाई 3, इसकी कहां से कहां जा रहा है, 1 से 3, ये भी जा रहा है। ठीक है, माइनस 15 इधर आ जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। इसे सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/3, 1/3 है ना, इंटू में 8, 2x जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8 माइनस 0, फिर प्लस में इसके लिए अगर बात करेंगे तो 1/2 और बाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर प्लस में जेड का क्यूब है, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 1/3, अपर लिमिट हमारे पास 3, तो 3 का क्यूब करोगे तो 27, माइनस में 1 और माइनस 15 इधर आएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 15 प्लस 15। चलिए यहाँ पे हमने प्लस 15 को डाल दिया, तो माइनस में यहां से हो जाएगा 8/3, यहां से हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी कि 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस 1 यानी कि 26/3 हो जाएगा। ठीक है क्या, अब प्लस में 15, तो यू फाइनल जो हमारे पास हो जाएगा माइनस में 8 और 26, 8 और 26 को ऐड कीजिए, रीजन नीचे में हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना, तो नीचे हमारा 3 हो जाएगा, ऊपर में 26 प्लस 4 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 34, ऊपर में हमारे पास 34 हो जाएगा, अब प्लस 4 हो जाएगा, अब प्लस में 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
इसे सोल्व करना है तो कर लीजिए। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 34 प्लस में 12 प्लस में 15, यू फाइनल। अब सिंप्लीफाई करना है, 34 और 12 यानी कि 46 होगा क्या, 46 बाय में 3 माइनस में प्लस में 15। ठीक है, चलिए तो यू फाइनल जो भी आएगा रिजल्ट अब यही आएगा। तो यहां से हो जाएगा 3 माइनस में 46 प्लस में 45, यानी कि हो जाएगा माइनस में 1/3। अब माइनस में 1/3 हमारे पास यानी कि 0.3 के आसपास माइनस में 1/3 जूल इतना आंसर आ रहा है आपका। क्लियर है? क्या कोई प्रॉब्लम है कहीं भी? नहीं ना? चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो फोर्स है हमारे पास वो है 2i 3j प्लस 4k। ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है क्या? 2i 3j प्लस 4k ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वो 10 जूल है और ये हमारा है 1,1,1। ठीक है क्या? 1,1,1 पे फाइंड द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट 2,2,2। ठीक है, 2,2,2 पे हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप हमें ये बताओ कि जो फोर्स है क्या वो कांस्टेंट है या वेरिएबल? सर यहाँ पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी वेरिएबल फॉर्म नहीं है, एक्स बाय जेड नहीं है, 2, 3 और 4 है ना, यानी कि एक हमारा फिक्स वैल्यू है। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स है हमारा 2i कैप 3j कैप 4k कैप, ये जो फोर्स है हमारा वो कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स है तो डेल्टा यू क्या होता है? माइनस में एफ डॉट डेल्टा एक्स। बट यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स बाय जेड सभी है तो डेल्टा आर लगा लीजिए। फाइनल माइनस इनिशियल। एफ का वैल्यू कितना है सर? एफ का वैल्यू हमारे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट डेल्टा आर मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारा 2, तो 2 माइनस 1 1, तो 1 तो क्या हो जाएगा? आई कैप हो जाएगा। नहीं समझे क्या? ये हमारा क्या हो जाएगा? 2i ये आई, तो ये x के लिए फाइनल हो गया। तो x के लिए जब ये फाइनल हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2i माइनस में i, तो 2i कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1i कैप, तो i कैप। फिर 2 माइनस j, तो हमारे पास j हो जाएगा। फिर हमारे पास 2 माइनस 1 यानी कि k कैप हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन होता है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये हमारा आपको मालूम है कि ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये z1 होता है। तो ये x2 होगा, ये y2 होगा और ये z2 होगा। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन x में, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन y में, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन z में। तो 2 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा? 1। और कौन से एक्सिस में? I में। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 1 1 सभी में है मेरे भाई, तो 1 1 1 को लिखा थोड़े जाता है। अब बीच में डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट वाला डॉट के केस में आपको मालूम होगा कि सेम फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस में आई को आई के साथ तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और फिर प्लस में 4 हो जाएगा। यू फाइनल। इनिशियल का वैल्यू कितना था? 10, तो ये 10 हो जाएगा।
यहां से हो जाएगा -2, यानी कि 4 3 7 2 9, है ना। माइनस में 9 अब प्लस में 10, यानी कि 1 जूल। कितना जूल आ रहा है? 1 जूल आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर 1 जूल आया। ठीक है, इसे हम इंटीग्रेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, u इनिशियल की वैल्यू 10 है, ओके। माइनस में f इंटू डी आर हो जाएगा, करेक्ट। u फाइनल माइनस में 10 माइनस f का वैल्यू हमारे पास क्या है? 2i 3j 4k, 2i 3j 4k कैप। यहां से हमारे पास डी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? डी आर का वैल्यू आपको मालूम होगा क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म में, dx i कैप। यहाँ पे x y z सब है ना, तो डी आर हो जाएगा dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप, कार्टेशियन फॉर्म में। u फाइनल माइनस में 10 माइनस में i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 2dx प्लस में 3dy प्लस में 4dz। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना? u फाइनल माइनस में 10 सेपरेट कीजिए इंटीग्रेशन में, तो माइनस में सेपरेट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, dx हो जाएगा, फिर प्लस में 3 बाहर हो जाएगा, dy हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? dz हो जाएगा। और लिमिट की अगर बात करेंगे हम लोग, तो लिमिट देखिए, x के लिए इनिशियल लिमिट क्या है? 1, और x के लिए फाइनल लिमिट क्या है? 2। ठीक है, चलिए फिर y के लिए इनिशियल 1 और फिर 2, सभी के लिए लिमिट सेम है हमारा। u फाइनल -10 उधर चला जाएगा तो +10 हो जाएगा, माइनस में यहां से हो जाएगा 2 और dx का इंटीग्रेशन x, तो x लिमिट 1 से 2, फिर प्लस में 3 इंटू बाई लिमिट 1 से 2, फिर प्लस में 4 dz z हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2, अब प्लस में 10 हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना? u फाइनल माइनस में 2 x यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 1, फिर प्लस में 3 इंटू बाई, ओके 3 इंटू बाई, और बाई यानी कि बाई की जगह पे लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारे पास 2 माइनस 1, फिर प्लस में 4 इंटू जेड, जेड हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है, अब प्लस में 10। u फाइनल माइनस में ये 2 हो जाएगा और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 1 1, 4 इंटू 2 माइनस 1 4, अब प्लस में 10। अब देखिएगा यहाँ पे 4 3 7 2 9 हो गया, तो -9 अब प्लस में 10, यानी कि 1 जूल आया या नहीं आया? देखिए यहाँ भी 1 जूल, यहाँ भी 1 जूल, यानी कि क्या हो गया? अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट होगा तो दोनों मेथड से बना सकते हो, अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो केवल ये मेथड से बना सकते हो। क्लियर है? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा प्लीज, हमें मालूम हो। ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है कि फोर्स का वैल्यू तो पुट किए तो डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्म में क्यों? तो देखिएगा, याद रखिएगा, फोर्स अगर 3 फॉर्मेट में होगा तो डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन भी 3 फॉर्मेट में चलेगा। क्यों? अगर भाई फोर्स तीन डायरेक्शन से एक्ट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी 3 डायरेक्शन में चेंज होगा, एक्स बाय जेड। फोर्स एक्स में लगेगा तो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स बाई डायरेक्शन में एक्ट होगा तो बाई यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अगर फोर्स हमारा जेड डायरेक्शन में रहेगा तो यहाँ पे जेड होगा, लेकिन अगर फोर्स हमारा तीनों फॉर्म में होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी तीनों फॉर्मेट में आएगा। खत्म कहानी, ठीक है क्या? चलिए, और ये चीजें हम पहले भी आप लोगों को वर्क निकालना सिखाए थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना। अभी तक हमारा बेसिक फंडा चल रहा था, अभी हमारे पास बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, ठीक है क्या? अभी हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारे टर्म अभी हमें पढ़ना बाकी है। ओके, चलिए तो अभी हम छोटे सा जिक्र करेंगे और वो जिक्र रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या ध्यान दीजिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम ग्रेविटी में भी पढ़ेंगे, जब हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे ना तो वहां भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं, ठीक है क्या। चलिए तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है। चलिए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए समझिएगा ध्यान से, ये हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है। सरफेस ऑफ अर्थ, और इसे हम रेफरेंस पॉइंट काउंट किए। रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी मास m है। इस ब्लॉक को हम यहां से शिफ्ट करके यहां कहीं पे लेकर के चले आए, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइट जो मेजर करेंगे वो सेंटर टू सेंटर मेजर करेंगे, ठीक है क्या। सेंटर टू सेंटर यानी सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ मास एक चैप्टर होता है पढ़ना, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। नहीं तो फिर हम पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए आप। ये हमारा हाइट h हो गया, ठीक है क्या। और ये जो हाइट जो h है ना हमारा, वो बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू आर ए। आर ए क्या हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है क्या, रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखिएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगेगा, mg, यस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। चलिए तो वर्टन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और ये हमारा हाइट बहुत ही छोटा है, इसके कारण मास तो चेंज होगा ही नहीं, जी भी चेंज नहीं होगा, रीजन हाइट हमारा बहुत ही छोटा है, तो फोर्स हमारा कांस्टेंट हो गया। फोर्स हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। चलिए तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन से एक्सिस में जा रहा है, बाई एक्सिस में, तो डेल्टा बाई की बात कर लेंगे, ठीक है क्या। चलिए फोर्स कितना आ रहा है हमारा, mg नीचे की ओर, डेल्टा बाई कितना जा रहा है, h ऊपर में। तो यहाँ पे एक डॉट, इसका फॉर्मूला अगर ब्रेक करें तो क्या होगा, एफ इंटू डेल्टा बाई इंटू में कॉस थीटा होगा ना जी। तो एफ यानी कि mg, डेल्टा बाई यानी कि h, और कॉस थीटा यानी कि 180 डिग्री। रीजन डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स नीचे ग्रेविटी के लिए, तो cos 180 डिग्री। तो वर्टर बाय कंजर्वेटिव फोर्स cos 180 का वैल्यू -1, माइनस में mgh आ गया। ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क आया। बट पोटेंशियल एनर्जी के लिए वट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस में WC होता है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल। यहाँ का जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF हो जाएगा, WC माइनस में WC की वैल्यू खुद माइनस में आया, माइनस में mgh। U इनिशियल की वैल्यू क्या आया है, 0, तो U फाइनल हमारे पास आ रहा है mgh। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आया, ठीक है क्या। यानी कि जो पढ़ते हो ना पोटेंशियल एनर्जी mgh, वो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। जब ये ऊपर जा रहा होगा
तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। रीजन सर, जब ये ऊपर जाएगा ना, जब ये ऊपर जाएगा तो पोजीशन बढ़ेगा कि घटेगा जी? जब ऊपर जाएगा ना तो पोजीशन बढ़ेगा सर। जब पोजीशन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज होता। यानी कि यहाँ पे हमारे पास वर्क हमारा क्या आया, नेगेटिव आया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आया, जो इस बात को बता रहा है कि ये ऊपर जा रहा है। और अगर ऊपर से नीचे आएगा तो, ऊपर से नीचे आएगा तो वर्क हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब वर्क पॉजिटिव होगा तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है क्या? यानी कि अगर हम बात करें कि इन दिस केस, इस केस में अगर हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पोजीशन आपका इंक्रीज कर रहा होगा, पोजीशन इंक्रीज कर रहा होगा। और अगर हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव आ रहा होगा तो पोजीशन आपका डिक्रीज हो रहा होगा। क्लियर है? चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, एक बहुत ही छोटी सी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीसी पांडे का। क्या है ना कि 3 टाइप से एक चेन को रखा जा रहा है। ये हमारा ग्राउंड हुआ, ठीक है। चलिए, कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिए। चलिए, यानी कि यहां पे ये ए, ये बी और ये सी, 3 डायग्राम गिवन है हमारे पास। और यहां पे एक चेन है, ठीक है। और एक चेन यहां पे है हमारे पास, सेम चेन है, और एक चेन यहां पे है। ठीक है। चलिए, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो बताइए सभी में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो यू ए फर्स्ट कैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट पे ही रखा हुआ है, आर पे रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0। ये तो गया क्योंकि ग्राउंड पे रखा हुआ है। सेकेंड का क्या हो जाएगा, मास सभी का एम है, सभी का मास एम है, और ये टोटल हाइट हमारा एच है। टोटल हाइट क्या हमारा एच है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है ना, जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे कितने हाइट पे, एच हाइट पे। तो हर एक पॉइंट का जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो एच हाइट है, ठीक है। और इसमें एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आता है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है क्या। सेंटर ऑफ मास जो होता है वो जनरली अगर यूनिफॉर्म रॉड वगैरह होता है ना तो वो सेंटर पे होता है, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। और सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास प्रेजेंट होगा, तो ये आने की यहाँ पे मास एम हो गया, ये मास एम कितने हाइट पे आ गया, एच हाइट पे, तो एम जे एच, ठीक है। सी की अगर बात करेंगे इस मान, तो इसमें हमारे पास सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, इसका अपना सेंटर पे कहीं आएगा, तो ये हाइट हमारा h/2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा mgh/2। क्लियर है? ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था। क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जिक्र करेंगे। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्प्रिंग वगैरह में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो आपको एसएचएम में भी काम देगा। जब हम ऑसिलेशन पढ़ेंगे ना तो वहां पे भी हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आएंगे, इसलिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम अच्छे से समझेंगे और